सो मार्जिनल कॉस्टिंग में आपको अभी तक जितना करवाया उसमें किसी को कुछ पूछना है? नहीं? चैप्टर इजी है, इजी रहेगा, क्योंकि आज जो क्वेश्चंस होंगे वो इसके मीडियम लेवल है और उसके बाद में 2-3 क्वेश्चन है जिनका लेवल थोड़ा सा ज्यादा है। फिर आपके एमए में थोड़ा सा पोर्शन इसका ज्यादा है, कॉस्ट में तो नहीं है इतना। इलिस्ट्रेशन नंबर 12। A company has a capacity of producing 1 lakh units of a certain product in a month. यानी कैपेसिटी है, यानी अगर वो अपना 100% भी दे दे तो वो कितनी यूनिट बना पाएंगी? 1 लाख, इससे ज्यादा नहीं। ये जो हम कहते हैं ना हमने अपना 110% दिया, 200% दिया, ऐसा कुछ रियल लाइफ में नहीं होता है। तो आप कंपनी, आपकी क्षमता है 1 लाख यूनिट बनाने की। सेल्स डिपार्टमेंट रिपोर्ट्स दैट द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ सेल्स प्राइस इज पॉसिबल। अगर कंपनी 60% वॉल्यूम पे काम करती है तब वो इतना प्राइस फिक्स करेगी, अगर 70% पे काम करती है तो इतना प्राइस फिक्स करेगी। ये सारा कंपनी ने डेटा एनालिसिस करके रख रखा है कि ऐसा ऐसा हम कर सकते हैं। फिर वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर बिटवीन दीज लेवल्स इज 15 पैसे पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 15 पैसे and fixed cost is 40,000. Prepare a statement showing incremental revenue and differential cost at each stage. ठीक है, देखो इंक्रीमेंटल या डिफरेंशियल इन दोनों वर्ड का मतलब क्या होता है कि अगर मैं आपको बोलूं कि अगर मैं 10,000 यूनिट्स बना रही हूं तो मेरे पास में सेल करके टोटल इतना पैसा आ रहा है, और अगर मैं 1,20,000 यूनिट्स बना के सेल करती हूँ तो मेरे पास टोटल इतना पैसा इकट्ठा हुआ। तो यहां से आपने कितनी यूनिट्स इंक्रीज की और कितना प्राइस इंक्रीज हुआ। तो इंक्रीमेंटल में अगर आपको आंसर पूछा जाएगा तो आंसर वुड बी 20,000 ओनली, ना तो 1,20,000 ना 1,40,000। तो आंसर देते वक्त ये ध्यान रखना है कि उसने आपसे टोटल सेल नहीं पूछी, उसने पूछा कि ये अलग अलग जो वॉल्यूम है ना इन पे जब हम ऑपरेट करेंगे तो दोनों के बीच में फर्क कितना है, इंक्रीज कितना होता है कॉस्ट में और सेल्स में या रेवेन्यू में। तो आप एक टेबल बनाएंगे, मैं यहीं पे इसी को आगे कंटिन्यू कर रही हूँ कि ये अगर वॉल्यूम 60% होता है तो आपकी कितनी यूनिट्स आती है। 1 लाख पे 100% आप काम करते हो, जब आप 100% अपनी कैपेसिटी यूज करते हो तो आप 1 लाख यूनिट बना पाते हो। तो अगर आप 60% यूज करोगे तो कितनी यूनिट बनेगी आपसे? 60,000, फिर यहाँ पे 70,000, 80,000, 90,000 और 1 लाख। आप क्या करो, इन सभी पे, इन सभी वॉल्यूम्स पे कॉस्ट निकाल लो और रिवेन्यू निकाल लो, फिर बता देना कि इंक्रीमेंटल या डिफरेंशियल कितना कितना है। तो सबसे पहले आप वेरिएबल कॉस्ट का कैलकुलेशन करो, जो थी कितनी? 15 पैसे पर यूनिट यानी 0.15। तो फर्स्ट केस में वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 60,000 मल्टीप्लाई 0.15, 9,000। अच्छा, बाकी की कैलकुलेशन करके मुझे वेरिएबल कॉस्ट बताओ सबकी। 10,500, 12,000, सबको इससे मल्टीप्लाई करना है 0.15 से। 13,500, 15,000, ये आपने निकाल दी इनकी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी लग रही है? वो तो चाहे आप कितना भी वॉल्यूम पे ऑपरेट करो वो आपकी 40,000 पूरी लगेगी। तो ये फिक्स्ड कॉस्ट हो गई। इसने आपसे क्या क्या पूछा है? एक तो पूछा है इंक्रीमेंटल रेवेन्यू और दूसरा पूछा है डिफरेंशियल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट चाहिए तभी आप बता पाएंगे कि डिफरेंशियल क्या है। टोटल कॉस्ट कर दो, 49,000, 50,500, 52,000, 53,500, 55,000। अब इंक्रीमेंटल यहां से इजीली या डिफरेंशियल बता पाएंगे, जब आप 60% पे ऑपरेट कर रहे थे तब आपकी टोटल कॉस्ट इतनी लग रही थी और जब 70% पे करना शुरू किया तो इतनी लग रही है, तो कितना डिफरेंस है। अगर मैं डिफरेंशियल कॉस्ट का एक कॉलम बनाऊं तो कितना डिफरेंस है? 1,500 का इन दोनों के बीच,
1500 का। फर्स्ट के आगे तो आप डैश लिख देंगे क्योंकि उसके ऊपर कोई है ही नहीं, किससे कंपेयर करे। फिर आपने लिखा 1500, फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1500, आगे तक डिफरेंस बताओ मुझे। सबका 1500 है, तो आपने निकाली डिफरेंशियल कॉस्ट। अब आप निकालिए रिवेन्यू, यानी सेल करके कितना पैसा आया। रिवेन्यू या सेल्स, जब आप 9000 यूनिट्स को बना रहे हो या ऑपरेट कर रहे हो तो इतना सेलिंग प्राइस है। सेल्स का अमाउंट कैलकुलेट करो इन दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करके। सॉरी, इट्स वेरिएबल कॉस्ट। यूनिट कहाँ पे लिखी थी हमने? यूनिट हमने उस तरफ लिखी हुई है, ये है आपकी यूनिट्स। 54,000, 56,000, 60,000, 54 बोले आप, 56 बोले, 60 बोले और 60,300 और 61,000। अब अगर आपसे पूछा जाए इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, रेवेन्यू में कितना इंक्रीज हो रहा है, तो पहले तो उसके ऊपर कुछ है नहीं, दूसरे में इन दोनों के बीच कितना इंक्रीज, 2000, इनके बीच 4000, इनके बीच 300 और इनके बीच 700। ठीक है, ये दो चीजें तो आपसे ये पूछी थी, तो ये कॉलम इन्होंने भी इसी तरीके से बनाए। सीक्वेंस का कोई मतलब नहीं है, जैसे आपको समझ में आए वैसे करो, पर करना टेबुलर है। और क्या पूछा है आपसे क्वेश्चन में? जनरली स्टूडेंट इसको इग्नोर कर देते हैं, यहां तक हम एक्साइटेड हो जाते हैं कि क्वेश्चन हो गया, पर आगे क्या पूछा है? एट विच वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन विल द प्रॉफिट बी मैक्सिमम। तो प्रॉफिट निकालना पड़ेगा आपको कि किसमें प्रॉफिट मैक्सिमम है। ये आपके पास में रेवेन्यू है, ये आपके पास में टोटल कॉस्ट है, प्रॉफिट निकाल लो। रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट 5000, 56 माइनस 50,500 5500, आगे 8000, 6800, 6000। सही निकाला है क्या आपने? हाँ बिल्कुल सही निकाला है। ठीक है, तो कौन से में प्रॉफिट ज्यादा नजर आ रहा है? एट, इसमें, इसमें प्रॉफिट ज्यादा है। पूछा क्या था आपसे? विच वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, यानी 80% कैपेसिटी में प्रॉफिट ज्यादा है। जब आप कितनी यूनिट्स बना रहे थे? 80,000 यूनिट्स। ये पूरी बात लिख के आनी पड़ेगी, वरना लास्ट वाले मार्क्स नहीं। समझ गए आप लोग? क्वेश्चन था ये इलस्ट्रेशन नंबर 12, कॉस्टिंग का इलस्ट्रेशन नंबर 12 है। अभी मैं मेन कॉस्टिंग की ले रही हूँ, जब एमए का लूंगी तब आपको बता दूंगी। अब आ जाइए कॉस्ट के इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे, दिखा रही हूँ। अलग है क्या आपकी बुक में? ये वाला, फैक्ट्री इज करंटली वर्किंग टू 40% कैपेसिटी एंड प्रोड्यूसेस 10,000 यूनिट्स। अगर कोई अपनी 40% कैपेसिटी पे काम करके 10,000 यूनिट बनाता है, तो जब वो अपनी पूरी कैपेसिटी लगा देगा तो उसकी कितनी यूनिट्स बन जाएगी? 100% पे काम करेगा तो कितनी बना पाएगा वो? 25,000। कैसे निकाला ये? देखो, एक हर बार वाला जो तरीका मैं फिर से रिपीट करना पसंद करूंगी कि किसके बारे में निकालना है उसको ऊपर रखो, जिसके बारे में दिया गया उसको नीचे रखो, जो दिया गया उसको मल्टीप्लाई में रख दो। ये आपके पास में आ जाएगा 25,000 यूनिट्स, यानी उस फैक्ट्री की टोटल कैपेसिटी है कि वो 25,000 यूनिट बना सकती है। हुआ क्या? एट 50% कैपेसिटी, अगर वो अपने 50% कैपेसिटी पे काम करती है तो सेलिंग प्राइस गिरता है कितने से? 3% से। अगर वो अपनी 90% कैपेसिटी पे काम करती है तो सेलिंग प्राइस गिरता है 5% से। और साथ साथ में और भी कुछ गिरता है, क्या? सिमिलर फॉल इन प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, यानी 5% से रॉ मटेरियल भी कम हो जाता है। एस्टिमेट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी एट 50% एंड 90% कैपेसिटी। जब ऐसा दिया जाए ना, जिनका चैप्टर हो चुका है बजट वाला, उनको तो पता है कि आपको तीनों पे दिखाना पड़ेगा। एक तो आपका अभी जो चल रहा है करंट पोजीशन, दूसरा 50% पे भी दिखाओ, 90% पे भी दिखाओ। इस तरीके से एक टेबल बनाओ कि आप तीनों पे कैलकुलेशन करके दिखाओगे। ठीक है, अब तीनों के केस में आपको प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट का फॉर्मूला
अगर अब देखो ये अगर वहां पे नहीं समझ में आता है कि ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, तो आपके पास में सीधा सा फंडा ये है कि सेल्स में से कॉस्ट लेस करते जाओ। अब कॉस्ट लेस करोगे तो इतना तो कर ही सकते हो ना कि फिक्स अलग कर दो और वेरिएबल अलग कर दो। तो पहले वेरिएबल कर दो फिर फिक्स कर दो। अगर आप उल्टा भी कर देंगे ना तो भी कोई गलत नहीं करेगा, जब तक यहाँ पे लिखा नहीं गया कि कौन से तरीके का बजट बनाना है तब तक। ठीक है, तो आप देखो 40% कैपेसिटी पे यूनिट्स कितनी है, 10,000। 50% पे कितनी होगी, 12,500। और 90% पे कितनी होगी, 22,500। क्योंकि आपने 100% पे निकाल ली थी, इसको सीधा मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। ये है आपकी नंबर ऑफ यूनिट्स। सबसे पहले मुझे सेल्स चाहिए, सेलिंग प्राइस। अगर 40% पे चल रहे हो तो सेलिंग प्राइस कितना था, दे रखा है ना, 20 रुपए। अच्छा, और अगर आप 50% पे चलोगे तो सेलिंग प्राइस का कुछ हो रहा है ना, 3% से कम हो रहा है, तो कितना रह जाएगा वो, 19.4। और अगर आप 90% पे काम करेंगे तो सेलिंग प्राइस कम हो रहा है 5% से, तो वो कितना रह जाएगा, 19 रुपीज। इस तरीके से सेल निकाल के दो तीनों। अजी सेल्स निकाली आपने कितनी कितनी, 2,00,000, 2,42,500 एंड 4,00,000। ये कैसे आई, ये आपकी यूनिट्स है, ये आपके सेलिंग प्राइस है। जिन दो को मैं एक कलर में डाल रही हूँ ना, उनको आपने आपस में मल्टीप्लाई किया है और आपकी सेल्स आ गई। समझ आ गया। अब सेल्स में से मैं धीरे धीरे सारी कॉस्ट लेस करूंगी। पहले करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। इसमें सिर्फ इतना ही पार्ट इंपॉर्टेंट है कि वेरिएबल कॉस्ट क्या है। तो मटेरियल क्या होता है, वेरिएबल होता है। लेबर क्या होता है, वेरिएबल होता है। ओवरहेड्स बोल रहा है कि 5 रुपए टोटल है, जिसमें से 60% फिक्स्ड है, तो वेरिएबल कितना हुआ, 2 रुपए। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी आई, 10 प्लस 3 प्लस 2 कितना हो गया, 15 रुपए। 15 रुपए वेरिएबल कॉस्ट है जब आप 40% कैपेसिटी पे काम करते हो। जब आप 50% कैपेसिटी पे काम करते हो तब आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी। देखो इसका पहले वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा इस तरीके से। इसमें कहीं वर्किंग नोट नहीं बनाया क्या, नहीं बनाया। बिना वर्किंग नोट के भी काम हो रहा है तो आप भी कर दो, बस पर यूनिट का कॉलम बना लेना तो काम हो जाएगा। देखो आप कहीं ये मत सोचने बैठ जाना कि है ना पहले तो 2 रुपए थी या 15 रुपए है, और अब क्योंकि सेल आगे पीछे हो रही है, सेलिंग प्राइस में कम ज्यादा हो रहा है, तो वेरिएबल कॉस्ट भी कम ज्यादा हो जाएगी। कोई आप में से मुझे ये बता पाए कि क्या वेरिएबल कॉस्ट में फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। ये सेलिंग प्राइस कम हुआ है ना, वेरिएबल कॉस्ट में भी कम ज्यादा करना है क्या, नहीं। ये जो आपने 15 रुपए निकाली ना पर यूनिट, कम ज्यादा होगी ये, पर यूनिट कम ज्यादा होगी, पर यूनिट हमेशा सेम होता है। अच्छा गौर कीजिएगा, आपने क्या किया है, सेलिंग प्राइस में फॉल हुआ है ना कि यूनिट्स में। जब तक आपके प्रोडक्शन में चेंज नहीं होता ना, मैंने आपको क्या कहा था, वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन के साथ साथ बढ़ती है। पहले आप जितना सामान बना रहे थे अगर आप उससे डबल बनाने लग गए तो वेरिएबल कॉस्ट का खर्चा डबल हो जाएगा। लेकिन पर यूनिट दिया हो, परसेंटेज दिया हो, तो उसका मतलब ये है कि वो एकदम सही है, उसको कोई छेड़खानी नहीं करनी। जब टोटल दी होती है ना तब हमें देखना पड़ता है कि इतने परसेंट के बराबर इतनी, तो इतने के बराबर कितनी होगी। अगर आपको क्वेश्चन में पर यूनिट दे दी जाए या पर वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज दे दिया जाए तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ये आपकी 15 रुपीज है और ये यही रहेगी, कुछ भी नहीं होगा इसका तीनों में, क्योंकि मल्टीप्लाई करके तो चेंज होगी, पर यूनिट थोड़ी चेंज होगा। 90% वाले में तो होगी मटेरियल, हाँ 90% वाले में इसने बोल दिया। अगर ये नहीं बोलता ना तब तो उसमें भी चेंज नहीं होती, बट 90% वाले में क्या बोला है, सिमिलर फॉल इन प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल। यानी वहां पे जो आपने ये 10 रुपीज लिया है, इसको आपको
-5% करना पड़ेगा। तो -5% करने के बाद ये कितना बच जाएगा 9.5। तो इसके केस में वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी 9.5 + 3 + 2 और इनके केस में 15 रुपीज पर यूनिट और इसमें भी 15 रुपीज पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट निकालो 1.5 लाख। अलग कैसे आया आप लोगों का 12,500 मल्टीप्लाई 15 1,87,500 और यहाँ पे 326,250 फिक्स्ड कॉस्ट दे के रखी है। फिक्स्ड कॉस्ट थी ओवरहेड्स 5 थे जिसमें से 2 वेरिएबल था तो 3 फिक्स्ड कॉस्ट थी। तो फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई शुरू वाली यूनिट्स 10,000 यूनिट्स तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 30,000। अब उसको मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाना यूनिट से, फिक्स्ड ही होती है। तो अब वो सबकी यही रहेगी। इस तरीके से आपको मिल जाएगा। वैसे निकालना क्या है एस्टिमेट द प्रॉफिट। प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो 20,000 25,000 71,250। ठीक है ये हो गया। और कुछ पूछा है शायद नहीं पूछा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर क्वेश्चन अपनी मर्जी से कुछ भी दिखा रहा है तो आपको दिखाने की जरूरत नहीं। ये दिखा रहा है ब्रेक इवन सेल्स। अगर पूछा होता तो आप ब्रेक इवन सेल्स निकालना जानते हैं। फॉर्मूला इज फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ओके ये एग्जाम्पल पहले हुआ थोड़ी था। एक मैसेज आया मेरे पास ये एग्जाम्पल पहले हो गया था। नहीं हुआ था ये नहीं हुआ था। इलस्ट्रेशन नंबर 13। A company is at present working at 90% of its capacity and producing 13,500 units per annum. It operates a flexible budgetary control system. यहाँ पे बजट वाले चैप्टर का थोड़ा सा रोल है, बाकी जिन्होंने नहीं किया उनसे भी हो जाएगा। 90% पे तो आपका ये डेटा है, 100% पे आपका ये डेटा है। क्या दे रखा है डेटा में सेल्स दे रखी है, फिक्स्ड खर्चे, सेमी फिक्स्ड खर्चे और वेरिएबल खर्चे और आपने कितनी यूनिट बनाई वो भी दे रखा है। अलग अलग कैसे हो सकता है। अगर क्वेश्चन दे देना तो हम उसके आगे कुछ नहीं कह सकते। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं इंस्टीट्यूट का मिस प्रिंटिंग भी नहीं है। ये है नहीं ये मिस प्रिंटिंग पेपर में भी अगर मिल जाए ना ये तो वहां पे ये मत सोचना है मिस प्रिंटिंग और तुम उसको सही करने बैठ जाओ। ये बोलेगा ही नहीं, ये आपको कहेगा ही नहीं ऐसे क्वेश्चन में। जब ये खुद क्वेश्चन में एम्बिगिटी देता है ना तब कभी आपसे ये क्वेश्चन में नहीं पूछा है। ठीक है। और दूसरी चीज ये कि इस तरीके के क्वेश्चन में आपसे कुछ अजीब सी चीज जानना चाह रहा है। बजट चैप्टर का क्वेश्चन ही नहीं है वरना सीधा ही गलत हो जाता है कि लेंगे क्या हम फिक्स कॉस्ट। हाँ ठीक है। क्या पूछ रहा है देखो लेबर एंड मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट आर कांस्टेंट अंडर प्रेजेंट कंडीशन प्रॉफिट मार्जिन इज 10%। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन डिफरेंशियल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1500 यूनिट। यानी अगर 90% पे 13,500 यूनिट बन रही है तो 100% पे कितनी बनेगी ये बताओ पहले। 15,000 बनेगी। यानी 90% और 100% की यूनिट्स के बीच में कितनी यूनिट का फर्क है 1500 यूनिट का फर्क है ना। तो वो कह रहा है कि इन दो टेबल से मुझे आप क्या निकाल के दिखाएंगे डिफरेंशियल कॉस्ट जो अभी मैंने आज पहला क्वेश्चन करवाया था वैसे। तो डिफरेंशियल कॉस्ट निकालूं उससे पहले मुझे प्रॉफिट पता होना चाहिए क्योंकि उसने क्या बोला था प्रॉफिट मार्जिन इज 10% और बोला कि लेबर और मटेरियल नाम का कुछ है और वो इसमें नहीं नजर आ रहा है। तो कितना है पता कर लेते हैं। कैसे पता लगेगा आपके पास सेल्स है 15 लाख प्रॉफिट का परसेंटेज दे रखा है 10%। तो सेल्स माइनस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कितनी आई 90% के ऊपर 13,50,000। अगर टोटल कॉस्ट है तो लेट्स चेक कि इनका टोटल 13,50,000 बन रहा है या नहीं बन रहा।
नहीं बन रहा, यानी बचा हुआ क्या है, लेबर और मटेरियल है। तो जितना बच रहा है वो क्या लिख दोगे आप, कितना आया आपका लेबर, 807,000। ये लेबर एंड मटेरियल कॉस्ट 90% पे आई, और 100% पे भी निकाल कर देखो, ये टोटल कॉस्ट है, सेल्स है, प्रॉफिट कितना होगा, 16 लाख का 10%, 16 लाख माइनस 10%, यानी टोटल कॉस्ट होनी चाहिए आपकी 14,40,000। क्या इन तीनों का टोटल 14,40,000 हो रहा है, क्या नहीं आई, हर्षिता का कैसे आया, देखो सबसे पहले 15 लाख में से 10% माइनस कर दिया, आपके पास में 13,50,000 आई टोटल कॉस्ट, इसमें से माइनस करो 300,500, फिर माइनस करो 97,500, फिर माइनस करो 1,45,000, बस आ गया। 13,500 तो यूनिट्स है, उसको कैसे माइनस कर रहे हो, मैंने हाईलाइट भी नहीं किया उसको, ये अलग है। अब आ गया, ऐसे ही 100% पे निकाल के बताओ, 100% पे लेबर और मटेरियल आपका कितना आ रहा है ये निकालो, सभी का आंसर आना चाहिए। 89400, इतना ही आ रहा है, 889, ओके, 889,400, ये आपका आ रहा है लेबर एंड मटेरियल, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब टेबल कंप्लीट की जा सकती है कॉस्ट की, तो मैं प्रेजेंटेशन बता रही हूँ, बाकी इसमें ज्यादा कुछ खास है नहीं। तो इसने कैसे दिखाया है, ये आपकी स्टेटमेंट शोइंग डिफरेंशियल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1500 यूनिट्स। चाहे तो आप पहले वाले तरीके से इन दोनों की कॉस्ट निकाल के कर सकते हैं, चाहे अलग से दिखा सकते हैं, पहले वाला तो मैंने आपको सिखाया हुआ है, अब अलग वाला बता देते हैं। ये कह रहा है कि 1500 यूनिट्स को बनाने में आपका एक्स्ट्रा खर्चा क्या लगा, तो जब आपका 13,500 बना रहे थे तब इतना लग रहा था फिक्स्ड कॉस्ट, जब 15,000 बना रहे तो इतना लग रहा है, तो कितना फर्क आ गया, 100 रुपए का फर्क तो यहाँ आ गया, और सारे फर्क निकाल दो ऐसे ही। 100 रुपए का इसमें है, सेमी फिक्स में कितना है, 97,500 और 1,05,000 में कितना फर्क होता है, 3,000 का फर्क यहाँ आ गया, इन दोनों में कितना फर्क है, 4500 का फर्क यहाँ आ गया, फिर लेबर में भी फर्क आया, लेबर में कितना, 1500 का फर्क, यूनिट का फर्क मैं पूछ ही नहीं रही, वो तो मुझे ही पता है, मैं तो लेबर का फर्क पूछ रही हूँ, 82,400, ये सारा फर्क आ गया, तो इस सारे से आपका टोटल निकल जाएगा 888,9,400 माइनस 807,000, 82,400, ये कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एडिशनल 1500 यूनिट्स। देखो यहाँ पे आप सीधा डिफरेंस लेके कर सकते हो, कई जगह इसको भी सही माना है, पर क्योंकि मॉड्यूल को ही फॉलो करना है आपको, तो ये क्या कह रहा है कि करंटली आप किस पे चल रहे हो, 90% पे, तो आप लेबर का खर्चा उस हिसाब से देखो जो अभी सिचुएशन है, अभी सिचुएशन में लेबर लग रहा है इतना, कितनी सेल पे लग रहा है, हाँ 15 लाख रुपए की सेल, यानी 13,500 यूनिट बनाने पर इतना लेबर लगता है, तो एडिशनल 1,500 यूनिट बनाने पर कितना लेबर लगेगा, एट नाइन सिक्स सिक्स, इतना लगेगा 896,667, दिया आपने पूछा 82,400 कैसे आया, हमने क्या किया था 100% कैपेसिटी पे सारा चेक करके, और फिर आपने टोटल चेक कर लिया और डिफरेंस निकाला, 16 लाख में से पहले प्रॉफिट लेस किया,
उसके बाद में सारी कॉस्ट लेस की, तो बैलेंसिंग फिगर से बचा था आपके पास लेबर इतना, और फिर आपने उसको इन दोनों लेबर का डिफरेंस निकाला था, तो ये आया था। देखो मार्जिनल कॉस्टिंग पजल है, उसको कैसे भी सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन ये मानता ये है कि अभी आप किस पे काम कर रहे हो, 90% पे काम कर रहे हो ना, तो अभी के हिसाब से एक्स्ट्रा 1500 बनाने का कितना आएगा, ये आप अभी वाली सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए ही बताएं कि 13,500 बनाने में मेरा लग रहा है कितना लेबर का खर्चा, 8,70,000, तो 1500 और बनाने में कितना लग जाएगा, 89667, ठीक है, 89667 आ गया। बाकी का खर्चा सेम जो आपने निकाला था, और टोटल करके बता दिया कि इतना एक्स्ट्रा खर्चा लगेगा 1500 यूनिट बनाने का, तो एक यूनिट बनाने का एक्स्ट्रा खर्चा कितना आता है। क्या गलत था, वो गलत नहीं था, वो तरीका भी गलत नहीं है। अब पता है क्या होता है, अजम्पशन बेसिस पे काम चल रहा है, इसने अजम्पशन लिया कि आपको 100% के बारे में अभी पता ही नहीं है, जबकि हर कंपनी को अपना 100% तो पहले पता होता है। इसने ये लिया कि प्रेजेंट सिचुएशन पता है बस, कि 90% पे ये चल रहा है, 1500 और बनानी है, तो उसका क्या करेंगे, उसने ऐसे निकाल लिया। लेकिन अगर आप वैसे भी कर आते हैं, तो अगर एग्जामिनर केवल सजेस्टेड आंसर को देख के चेक नहीं कर रहा है, ठीक है, रेयर चांस है ये, क्योंकि अगर 100 कॉपी मेरे पास भी आती है ना, तो मैं सिर्फ सजेस्टेड आंसर को देख के चेक करूंगी, अपना दिमाग नहीं लगाऊंगी। तो कई जगह आपको ये देखना पड़ेगा कि बुक क्या करती है, और हमको भी वही करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह के क्वेश्चन अगर आ जाए तो, कि जो आपकी प्रेजेंट कंडीशन है उसके हिसाब से आगे की कैलकुलेशन करो, ना कि आगे बैलेंसिंग फिगर से निकालो। ये चीजें अभी लग रही है कि क्वेश्चन बाहर से आ गया तो उसमें क्या होगा, तो जो किस्मत नाम का शब्द है उसको वही कहते हैं, वो वही होता है, आप सब पढ़ के जाएंगे। ये फर्क आ रहा है बिकॉज क्वेश्चन की स्ट्रक्चरिंग इस तरीके से की हुई है। अब क्वेश्चन की स्ट्रक्चरिंग के अंदर फिक्स कॉस्ट ही अलग अलग कर दिया, हम क्या माने बताओ, पॉसिबल तो ये भी नहीं है। ये केवल कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाए जाते हैं कि मॉड्यूल कौन कौन पढ़ के आए। ये मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करवाएंगे अभी आपको, अलजेब्रा से रिलेटेड जो है, जो मेरा फेवरेट है। 14th नंबर इलेस्ट्रेशन, 14th नंबर इलेस्ट्रेशन ऑफ कॉस्ट। अलजेब्रा आ गया, कौन घबरा गया, नहीं बहुत सिंपल वाला है, ध्यान से देखो। कंपनी मैन्युफैक्चर्स स्कूटर्स एंड सेल्स इट एट 3,000 रुपीज। जल्दी बता दो कहाँ है ऐसी कंपनी, ऐसी कंपनी कहाँ है 3,000 में स्कूटर दे रही है। चार लेके आओगे, किस किस के लिए, अच्छा, कंपनी बना रही है, 3,000 में बेच रही है, मैन्युफैक्चर स्कूटर, company is producing या manufacturing scooters, sells it at 3,000 each, an increase of 17% in cost of material, 20% of labor cost is anticipated। जो बातें फ्यूचर की है ना, उनको मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रही हूँ कि अभी नहीं है ये, आगे हो जाएगा, आगे दाम बढ़ जाएगा। इंक्रीज कॉस्ट इन रिलेशन टू द प्रेजेंट सेल्स वुड कॉस्ट 25% इन द अमाउंट ऑफ परसेंट ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट। ये भी आगे होगा, अभी तो हो नहीं रहा है। एट प्रेजेंट क्या है, एट प्रेजेंट मटीरियल कॉस्ट इज 50%, वेजेस इज 20%, ओवरहेड्स इज 30% ऑफ किसका, कॉस्ट ऑफ सेल्स का। हमारे पास तो है ही नहीं, तो क्या लेंगे उसको, लेट कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल्स टू एक्स, देन मटीरियल विल बी 0.5x, ये सब जगह बड़ा एक्स ही चलने दें या इसको ही छोटा कर देते हैं, इसको छोटा कर देते हैं। वेजेस विल बी 0.2x, ओवरहेड्स विल बी 0.3x। ये हो गई आपकी टोटल कॉस्ट, और सेलिंग प्राइस हमारे पास में है 3,000 रुपीज। अगर मुझे कोई प्रॉफिट बता देता तो मैं कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 3,000 कर देती और मेरा काम हो जाता। कौन बता रहा है मुझे प्रॉफिट, क्या कह रहा है, अभी करंट का प्रॉफिट तो पता ही नहीं है, ढूंढ के बताओ अगर ढूंढ सको तो। हाँ करंट का प्रॉफिट, जो चीज है ही नहीं वो ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। वाई,
प्रॉफिट विल बी वाई। तो इक्वेशन क्या बनी, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स यानी 3000। तो टोटल कॉस्ट कितनी ली थी आपने, एक्स, एक्स प्लस प्रॉफिट कितना लिया, y इज इक्वल्स टू 3000 इज इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अब जो फ्यूचर वाली बातें थी ना, उनसे बनेगी इक्वेशन नंबर 2। क्या बोला है, क्या क्या करूं, मटेरियल की कॉस्ट में 17% बढ़ा देते हैं। तो मटेरियल हमारे पास में इतना है, 17% बढ़ाने के बाद कितना होगा, 0.5 प्लस 17%, 0.585x, ये आ रहा है क्या, यही आ रहा है। फिर और क्या करना है, लेबर में 20% बढ़ा दो, कितना आया, 0.24x। ओवरहेड में क्या करना है, कुछ नहीं, और किस में कुछ करना है, प्रेजेंट सेल प्राइस वुड कॉज 25% डिक्रीज इन द ग्रॉस प्रॉफिट। भाई प्रॉफिट जो था ना वाई, इसमें भी गया कितना, 25% से गया ये, 1 माइनस 25%, अब ये हो जाएगा 0.7y। तो नई कंडीशन को अगर मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर देती हूँ, नया तो ये सेम ही है ओवरहेड्स तो इस कॉस्ट को और प्रॉफिट को ऐड करेंगे तो आपके पास में क्या आएगा, सेलिंग प्राइस। क्या इसने बोला है सेलिंग प्राइस में कोई चेंज हुआ है, प्रेजेंट सेलिंग प्राइस। सब कुछ फ्यूचर में चला गया, बस ये 3000 नहीं बदला, ये उतना ही रह गया। तो अब फ्यूचर वाली कैलकुलेशन में टोटल कॉस्ट आएगी 0.585 प्लस पॉइंट, मैंने हाईलाइट गलत कर रखे, रुको मैं ब्लू कलर से कर देती हूँ, ये और ये ले लें, 0.585 प्लस 0.24x, 0.585x प्लस 0.24x प्लस 0.3x प्लस 0.75y इज इक्वल्स टू 3000। क्या हुआ, हाँ सही लिखा था, वो राइटिंग अच्छी नहीं लग रही थी। ये आपकी दूसरी इक्वेशन है, थोड़ा सा इसको सिंपल करके बताना मुझे, एक्स वालों को तो जोड़ सकते हो आप, 1.875x प्लस 0.75y इज इक्वल टू 3000। वापस करके बताओ अच्छे से, 1.125x plus 0.75y is equals to 3000। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अच्छा, ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, बहुत इजी है। देखो फर्स्ट वाली इक्वेशन से ना, इनमें से कोई एक उठा लो, x क्या बन जाएगा, 3000 माइनस y, और यहाँ पे x की जगह ये रख दो, डायरेक्ट एलिमिनेट कर दो, लो एलिमिनेशन से कर लो। आप सभी अपने अपने दिमाग चला के इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, फिर मैं सिखाती हूँ। फाउंडेशन में मैथ्स कैसे पढ़ के आए हो देखना पड़ेगा ना। नहीं नहीं, सवाल टीचर पे नहीं होता, सिर्फ स्टूडेंट्स पे ही होता है। तो आपने निकाला है y की वैल्यू 1000 और x की 2000। क्या पूछा था क्वेश्चन ने, एक तो स्टेटमेंट बनानी है कि प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, तो ये x की जगह x की वैल्यू पुट करके स्टेटमेंट कल आप लोगों की कॉपी में होनी चाहिए, और न्यू सेलिंग प्राइस टू प्रोड्यूस द सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स एज बिफोर। नया सेलिंग प्राइस क्या रखे कि प्रॉफिट परसेंटेज कॉस्ट का सेम रहे। इस ये कब निकलेगा, मेरे को पता है नहीं है, मेरे को सब पता रहता है, तुम चिंता क्यों करते हो। ये करना क्या है आपको, कल इसकी पूरी पूरी स्टेटमेंट एक्स और वाई जिनके आ गए ना, उसकी जगह प्रेजेंट सिचुएशन, फ्यूचर सिचुएशन और कॉपी में पूरी स्टेटमेंट वैल्यू पुट करने के बाद फिर ये सेकंड पॉइंट समझाऊंगी। देखो ये बनी तो पड़ी है स्टेटमेंट, एक्स है सेल्स, 0.5x है मटेरियल, तो 0.5 इंटू एक्स कर देंगे आप, निकल जाएगी ना। तो दोनों एकदम प्रॉपर फॉर्मेट में होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चन करना सिखा दिया, क्वेश्चन
प्रेजेंट करना सिखाना बाकी है। और जिनकी अभी इक्वेशन नहीं हुई वो ध्यान से देखें। आपकी इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3000। इक्वेशन सेकंड है ये। तो देखो इनमें से x और y किसी को भी सेम करना है, तो आप y को सेम कर लो और ऊपर वाली पूरी इक्वेशन को 0.75 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आदित्य क्या बन जाएगी? 0.75x प्लस 0.75y इज इक्वल्स टू 2250। मिल गया। अब दो नई इक्वेशन मिली, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दो, ये माइनस करते ही y तो 0 हो गया, और यहाँ 1.125 माइनस 0.75 विल बी 0.375x इज इक्वल्स टू 750। x इज इक्वल्स टू 750 डिवाइडेड बाय 0.375, 2000 आ गया। x को कहीं भी पुट कर देना, y मिल जाएगा। ठीक है, समझ आ गया? कल मिलेगा सबकी कॉपी में ये वाला स्टेटमेंट। हाँ, छोटे छोटे क्वेश्चंस है, एक दो और करेंगे। मैंने आपको क्लास की शुरू में कहा था मेरा गला खराब है, आप कोऑपरेट करेंगे।